ऐसा घेरा कि बचना हुआ नामुमकिन। भारत के तरकश में हैं ऐसे ब्रह्मास्त्र जो ड्रैगन को करेंगे बर्बाद। सुपर पावर भी है पूरी तरह तैयार, जिनपिंग घुटने टेकने को मजबूर। दोस्तों, युद्ध कभी भी केवल हथियारों के बूते नहीं जीता जाता। कहा गया है कि युद्ध जीतने के लिए केवल युद्ध कौशल पर्याप्त नहीं होता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्य को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने के लिए तगड़ी रणनीति बनाई है। दोस्तों, चीन इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 है। वो भारत की सीमा में भारतीय सेना के साथ खड़ा है। देश के अंदर घुसपैठ करने का उसका मकसद है, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है। देश की दमदार विदेश नीति का वो जलजला है कि अब चीन ने पीछे हटना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चीन को पूरी तरह सरेंडर कराने के लिए भारत ने तगड़ी प्लानिंग कर रखी है। सवाल उठता है कि चीन के खिलाफ भारत की क्या प्लानिंग है, किस वजह से जिनपिंग दहशत में है। तो दोस्तों, भारत ये जानता है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया को भौकाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारत ने चीन को बर्बाद करने के लिए उसकी नाभि मतलब अर्थव्यवस्था पर तीर चलाया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई देश डायरेक्टली किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। इसीलिए भारत ने वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी कर रही चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अब ये कंपनियां बोरिया बिस्तरा समेट रही हैं, और भारत ने पहले से ही स्वदेशी कंपनियों को प्रमोट करने की स्कीम बना रखी है, जिससे भारत के बाजार में उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में उतर चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए ताइवान की कंपनी के साथ टाई अप कर चुका है, और अगले 2-3 सालों में देश सेमीकंडक्टर का बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, इस तरह की चौतरफा मार के अलावा भी भारत के तरकश में तमाम ऐसे हथियार हैं जिनका कोई जवाब चीन के पास नहीं है। सवाल उठता है कि भारत के तरकश में ऐसे कौन से हथियार हैं जिनके आगे चीन चित्त हो जाएगा। भारत किस तरीके से चीन की घेराबंदी कर रहा है, भारत के मजबूत पंच से चीन को बेहोशी क्यों आने लगी है। तो दोस्तों, भारत के पास 3 ऐसे हथियार हैं जो अजय भी हैं और अचूक भी, और अब वक्त आ चुका है कि देश इनका इस्तेमाल करे। चारों तरफ से घिर चुका है चीन, दहशत में आया बुखार, तिब्बत को आजाद कराएगा, भारत की हो गई तगड़ी प्लानिंग। दोस्तों, अगर मोदी सरकार अपने 3 शस्त्रों का इस्तेमाल करें तो यकीनन चीन काबू में आ सकता है, और ये 3 कार्ड हैं तिब्बत, ताइवान और वियतनाम। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपने एक शस्त्र ताइवान का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, और इस शस्त्र का कितना असर हुआ है ये कुछ महीने बाद चीन की बौखलाहट से पता चल ही जाएगा। जब अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और चीन ने ताइवान पर करीब आक्रमण करने की पूरी तैयारी भी कर ली, फिर भी भारत की तरफ से 10 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ये एक आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन जब आप मोदी सरकार की प्लानिंग जानेंगे तो फिर आप हैरान नहीं होंगे। दोस्तों, भारत ने तिब्बत को लेकर अभी तक लगातार डिफेंसिव मोड में ही अपनी नीति बनाई है, और तिब्बत को लेकर भारत की प्रतिक्रिया भी अभी तक सिर्फ दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर या फिर उनसे कभी कभी मुलाकात करके ही खेली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तिब्बत को लेकर भारत कभी आक्रामक रुख अपनाएगा। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, और उसके बाद से तिब्बत की सीमा ही भारत और चीन की सीमा हो गई। सबसे खतरनाक बात यह थी कि नेहरू सरकार ने तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता भी दे दी थी। लेकिन अब क्या मोदी सरकार तिब्बत को चीन के खिलाफ एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी। कई एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को तिब्बत की पूर्ण आजादी का समर्थन करना चाहिए और तिब्बती लोगों की चीन से आजादी की मांग का खुला समर्थन करना चाहिए और भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए। हालांकि साल 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसके लिए कदम आगे बढ़ाते उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद किसी भी भारतीय सरकार ने ऐसी बात नहीं की। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिब्बत के मामले पर जो रुख अपनाया गया था वो देश के लिए आज बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। दोस्तों, अगर आज तिब्बत होता तो वो भारत चीन के बीच एक बफर कंट्री होता और भारत चीन के बीच सीमा विवाद होता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त बेहद लापरवाही से काम किया गया और आज चीन भारत को निशाना बना रहा है। चीन तिब्बत के नाम पर भारत के हिस्से पर दावा ठोक रहा है। दोस्तों, लेकिन अब तिब्बत के लिए भारत की नीति में बदलाव हो सकता है। सवाल उठता है कि तिब्बत के लिए भारत किस तरह के बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के पूर्व रॉ चीफ ने भी इस बात की वकालत की है और कहा है कि भारत अगर तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता दे देता है और तिब्बत की आजादी की मांग का समर्थन कर देता है तो फिर चीन में बवाल मच जाएगा और फिर भारत एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से वो चीन के साथ कई और मुद्दों पर बराबरी की बातचीत कर सकता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई दिल्ली को फौरन तिब्बत को लेकर अपनी कंफ्यूज नीति को बदल देना चाहिए और सारी हिचकिचाहट को साइड में रखकर तिब्बत की आजादी की बात करनी चाहिए, और ऐसा करने से चीन फौरन बैकफुट पर आ जाएगा। तिब्बत का खुलेआम समर्थन करने से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शांति और स्वतंत्रता की नीति का ही प्रचार करेगा, जो भारत की सदियों की नीति रही है, और ऐसा करके भारत चीन की आक्रामकता पर सीधा प्रहार कर सकता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी मांग करते हैं कि भारत को दलाई लामा को भारत रत्न जैसा सम्मान देना चाहिए और तिब्बत के नए जनरेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए, जो तिब्बत के प्रतिरोध का नया चेहरा बन सके। लेकिन सवाल यह है कि चीन के हितों की हमेशा से सम्मान करने वाला भारत क्या अपनी तिब्बत नीति में बदलाव लाएगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। दोस्तों, इसके अलावा तिब्बत की ही तरफ भारत ने हमेशा से वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को चाणक्य की दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है नीति का पालन करना चाहिए और ताइवान के साथ पार्टनरशिप को तेजी से बढ़ाना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी कहा है कि अगर चीन भारत के साथ गंदा गेम खेलता है तो भारत को भी तिब्बत कार्ड एक्टिव कर देना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की आक्रामकता के जवाब में भारत ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर सकता है और अपने डिप्लोमेट्स ताइवान में भेज सकता है। ताइवान के साथ हुआ बड़ा औद्योगिक करार, तो वियतनाम को भारत कर रहा मिसाइलों से लैस। दोस्तों, ताइवान हमेशा से भारत से संबंध विस्तार को लेकर उत्साहित रहा है और पिछले साल विश्व में 65% सेमीकंडक्टर की सप्लाई करने वाली ताइवान की TSMC कंपनी ने भारत में अपनी ब्रांच खोलने का ऑफर भी दिया था। अमेरिका ने जुलाई महीने में अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए $400 अरब का पैकेज दिया है। वहीं भारत के गुजरात में भी पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वेदांता ग्रुप खोलने जा रहा है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ अपने तीसरे घातक हथियार का इस्तेमाल आज तक सही तरीके से नहीं किया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने ना तो तिब्बत कार्ड खेला और ना ही ताइवान कार्ड। भारत के नीति निर्माता वियतनाम को लेकर एक अलग नीति बनाने और चीन के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने को लेकर कंजूस ही रहे हैं। हालांकि भारत और वियतनाम की दोस्ती नेहरू के जमाने से ही रही है, लेकिन आज के जमाने में भारत और वियतनाम दोनों के सामने चीन सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा अगर भारत और वियतनाम एक साथ आते हैं तो कई मोर्चों पर चीन की आक्रामकता को चुनौती दी जा सकती है, और इस लिहाज से पहला पार्टनरशिप डिफेंस को लेकर होना चाहिए, और मोदी सरकार ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। पिछले महीने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम का दौरा किया था, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर अहम समझौते हुए हैं, जिसमें सबसे खास ये था कि भारत और वियतनाम अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए कर पाएंगे। ये भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि अब भारत काफी आसानी से चीन के प्रभुत्व वाले दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे सकता है। वियतनाम ने भारत से पहले समझौता किसी और भी देश के साथ नहीं किया है। राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के दौरान वियतनाम के साथ $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी साइन की है, और इससे पहले भारत ने इतना विशालकाय डील किसी भी देश के साथ साइन नहीं किया था। इस डील के तहत अब वियतनाम भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। वियतनाम के साथ हुए समझौते से न सिर्फ वियतनाम की सेना मजबूत होगी, बल्कि भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। दोस्तों, इस तरह से भारत ने चीन को घेरने की मजबूत रणनीति बनाई है। उधर जापान, मंगोलिया भी चीन के खिलाफ है, तो चीन के इलाज की तगड़ी तैयारी है, जिसमें भारत को केवल विजय ही मिलेगी और चीन की बर्बादी तय है।